बहुत सारे रूल्स हैं इसमें, और नई कड़ी में हमें आज सिंटैक्स का नया रूल देखना है कि जैसे एनीवन, एवरीवन, एनीबडी, ईच आदि के साथ प्रसंग के अनुसार ही या शी का प्रयोग होता है। कहने का मतलब है जब भी हम किसी भी सेंटेंस में जेंडर का निर्धारण नहीं कर पाते हैं कि सामने वाला जो वाक्य है वो किसके लिए कहा जा रहा है, लड़कियों के लिए कहा जा रहा है, लड़कों के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ हम ही या शी की जगह पर इन सारे शब्दों का प्रयोग करके पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरे समुदाय के लिए वो बात कह देते हैं जो हमें कहनी होती है। एवरीवन लाइक्स टू हैव हिज ओन वे, हर आदमी चाहता है कि वो अपना रास्ता तय करे, बात तो सही है। आगे देखिए, ईच वन मस्ट डू हिज बेस्ट, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपना बेस्ट दे किसी भी काम में। और एनीवन कैन डू दिस इफ ही ट्राइज, हर कोई इसे कर सकता है अगर कोई इसे ट्राई करे, कोशिश करे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता चल रहा कि किन लोगों के लिए ये बात कही जा रही है, ही के लिए कही जा रही है, शी के लिए कही जा रही है, हम नहीं जानते। ऐसी स्थितियों में हम एनीवन, एवरीवन, एनीबडी, ईच का प्रयोग ही और शी अर्थात लड़की या लड़का जेंडर का निर्धारण नहीं हो पाने की स्थिति में करते हैं, ठीक है। ये आपका रूल कहता है, इसे फटाक से नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल में। रूल्स में हम आगे चलते हैं और हमें अपने सिंटैक्स का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल अब हम देखने जा रहे हैं। सारे ही रूल्स इम्पॉर्टेंट हैं जो बताए जा रहे हैं आप सभी को, और ये उन सभी इम्पॉर्टेंट रूल की सीरीज़ में एक इम्पॉर्टेंट रूल है। याद रखिएगा, जब भी दो नाउन्स, ध्यान सुनिएगा, जब भी दो नाउन्स कभी एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड से, दो नाउन्स जब भी एंड से जुड़े हों तो ध्यान रखिएगा अगर ये बिल्कुल अलग अलग और विपरीत सेंस देते हैं, जैसे कृष्णा और मुस्कान, ये बॉय है और ये गर्ल है। अब ध्यान देखिएगा ध्यान से, कृष्णा एंड मुस्कान वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करते हैं, और जब ये दो पर्सन्स अलग अलग हो गए तो ये प्लूरल सेंस देंगे। ध्यान से सुनिएगा, अभी दो उदाहरण मैं और लिखूंगा यहाँ पर आपको समझाने के लिए। तो ये प्लूरल सेंस देंगे, और जब ये प्लूरल सेंस देंगे तब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इनके साथ आया हुआ जब हम प्रयोग करेंगे किसी भी प्रकार का प्रोनाउन तो वो भी प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि कृष्णा और मुस्कान एक आदमी नहीं है, एक होता तो सिंगुलर होता, अलग अलग हैं तो प्लूरल हैं। तो प्लूरल के साथ आने वाली जो प्रोनाउन है वो भी सदैव प्लूरल यूज़ की जाएगी। जैसे कृष्णा और मुस्कान, पहले हिंदी समझिए इसकी, कृष्णा और मुस्कान बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, आर प्रेज्ड बाई डैश फ्रेंड्स, और उनकी जो तारीफ़ है वो उनके मित्रों के द्वारा की जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा, सर ये दो लोग अलग अलग हो गए, सर एक लड़का होता तो ही करते, लड़की होता तो शी करते, निर्जीव वस्तु होती तो इट करते, और अगर एक से अधिक लोग हैं तो दे करेंगे। तो आप सबको पता चल ही गया होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग रूप में सेंस दे रहे हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कृष्णा एंड मुस्कान वर्क हार्ड, और यहाँ पर इनके साथ आने वाला जो प्रोनाउन है वो कैसा हम यूज़ करेंगे, दे यूज़ करेंगे। और चूंकि दे लगा हुआ है तो सीधी सी बात, अगर आपने दे यूज़ किया तो एक चीज़ और आपको इंडिकेशन देगी, वो ये कि इसके साथ हमेशा आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, जिसका मतलब है कि आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। दे आर प्रेज्ड बाई, अब बाई दे के लिए यहाँ पर इसका पॉजिटिव क्या आएगा, देयर फ्रेंड्स। कितने लोगों को बात समझ में आई? उनकी तारीफ उनके मित्रों के द्वारा की जाती है। अब ये बात समझ में आई? पोजेशन यानी अधिकार, बार बार सेंटेक्स में जब आप वीडियो चला रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं हर क्लास में आपसे यही कह रहा हूँ कि पिछली वीडियोस में भी बताया गया है कि जब भी प्रोनाउन के लिए उनका पोजेशन यूज होगा तो याद रखिएगा, कृष्णा और मुस्कान बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और उनकी तारीफ उनके दोस्तों के द्वारा की जाती है, तो दे आर प्रेज्ड बाय देयर फ्रेंड्स, ठीक है, बाय हिज फ्रेंड्स नहीं, बाय हर फ्रेंड्स नहीं। दो लोग हैं तो अधिक हुए, और दे आने के हिसाब से पोजेशन इसका देयर होगा। अब देखिए नेक्स्ट वाला, सारिका अलग है, रीतु अलग है। ये दो लड़कियां कभी भी सेम नहीं हो सकती, हालांकि इनके जेंडर सेम है, दोनों लड़कियां हैं। ऊपर वाले में लड़का था लड़की थी, अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पर इनके जेंडर सेम है, लेकिन लड़कियां तो दोनों अलग हैं। सारिका एंड रीतु आर टायर्ड नाउ, सारिका और रीतु जो हैं वो अब थक चुकी हैं, सो इसलिए विल नॉट वर्क एनीमोर, वो ज्यादा काम नहीं कर पाएंगी। तो क्या लिखा हुआ है, वो अब अधिक काम नहीं कर पाएंगी। तो ये और ये दो सेंस अलग अलग हैं। बताइए, प्लूरल सेंस दे रहे हैं, अब प्लूरल सेंस देने के हिसाब से यहाँ पर यूज होने वाला प्रोनाउन क्या होगा, दे होगा, क्योंकि एक से अधिक लोग हैं। हालांकि जेंडर सेम, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों के लिए यूज होने वाला जो सिंटैक्स का नाउन होगा वो कैसा होगा, प्रोनाउन होगा, वो दे होगा। अच्छा, नीचे वाले जो दो उदाहरण दिए गए हैं इन पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। इसके लिए जैसे ही आप ये ऊपर वाले समझ जाएंगे और नीचे वाले हम दो उदाहरण और देंगे, आपको वहां से
देख के बताने पड़ेंगे क्या सही है क्या गलत है। अब देखिए ध्यान से, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। याद रखिएगा, आपको एक बात बताते हैं, जब भी कोई व्यक्ति किसी एक पोस्ट पर बैठा है और उसके पीछे द लगा हुआ है और उसके बाद वहां पर एंड का प्रयोग किया गया है और दूसरी पोस्ट का नाम लिख दिया गया है, जैसे पहली पोस्ट है मान लीजिए प्रिंसिपल होने की और दूसरी पोस्ट है टीचर होने की या हेडमास्टर होने की या बाई चांस उसका प्रबंधक होने की, कुछ भी है, ये दो पोस्टें जब एक ही दा से जुड़ी रहेंगी तो इसका मतलब ये रहेगा कि उन दोनों पोस्टों पर बैठा हुआ व्यक्ति एक ही है। लेकिन जब ये दोनों पोस्टों के पहले द लग जाएगा, यानी द प्रिंसिपल एंड द टीचर, इस तरीके से हो जाएगा, तब ये प्लूरल हो जाएंगी। कितने लोगों को बात समझ में आई? ये बात पिछले क्लासेस में बताने के बाद अब हम फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, और नहीं अगर पता थी आप लोगों को तो इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। क्या मैं तो बता रहा हूँ कि ध्यान सुनिए, एक पोस्ट पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है और उसकी एक पोस्ट इधर है, लेकिन कहने का मतलब ये दोनों पोस्टें एंड से जुड़ी हैं। बाई चांस कोई प्रिंसिपल पद पर है और वही व्यक्ति प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है, तो इन दोनों पोस्ट के लिए एक बार ही यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। इस स्थिति में आप समझ जाएंगे कि आने वाला व्यक्ति जो है वो सिंगुलर है। लेकिन जब दोनों की पोस्टों के पहले डबल बार आप द आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे और उसे किससे जोड़ देंगे? एंड से जोड़ देंगे, यानी द प्रिंसिपल एंड द टीचर। अब ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हो जाएंगे, प्रधानाचार्य अलग हो जाएगा और अध्यापक अलग हो जाएगा। तो अब हम इसका प्रयोग किससे करेंगे? तो प्लूरल के सेंस में करेंगे। इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, इसके साथ आने वाली हमेशा वर्ब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। कितने लोगों को बात समझ में आई है? बस यही कॉन्सेप्ट ऊपर अप्लाई कर देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। देखिए जो सेक्रेटरी है, सचिव है, वही खजांची अर्थात ट्रेजरर भी है, क्योंकि एक ही व्यक्ति पर दो पोस्टें हैं, बीच खजांची, ठीक है, ध्यान रखना, ट्रेजरर माने होता है, ठीक है, ध्यान रखना। पूरी जिले का जो ट्रेजरी ऑफिस आपने सुना होगा, वहीं पर जो अधिकारी की पोस्ट पे होता है उसे ट्रेजरर कहते हैं। क्लियर है सबको? अब ध्यान से सुनिएगा। तो द सेक्रेटरी, सचिव, और ट्रेजरर ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए देखिए एक दा का प्रयोग किया गया है। और जैसे ही हम एक दा देखेंगे, इसे क्या मान लेंगे? सिंगुलर। और इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर होगी। आर हमारा गलत हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आई है? क्लियर है? अब देखिए नीचे वाला, सेम वही उदाहरण दे दिया गया और नीचे पूछ लिया गया द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर। अब आप समझ जाएंगे, अब ये अलग हो जाएंगे। सेक्रेटरी कोई दूसरा व्यक्ति है जबकि ट्रेजरर कोई दूसरा व्यक्ति है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये दोनों पोस्टों पर बैठे हुए व्यक्ति अलग अलग हैं और अब ये सेंस कैसा दे रहे हैं? प्लूरल का, और इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल हो जाएगी, इज गलत हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। कितने लोगों को बात समझ में आई? अब देखिए ध्यान से, दो उदाहरण मैं और देता हूं आपको, देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल and teacher were gone going to village। दूसरा उदाहरण, the principal and the teacher was going to village। अब हम ये देखते हैं क्या, ध्यान से सुनिएगा। द प्रिंसिपल एंड टीचर, यानी जो आदमी प्रिंसिपल है वही आदमी टीचर है। सही है? कोई जरूरी थोड़ी ना है किसी कॉलेज में अगर कोई प्रधानाचार्य हैं तो वो पढ़ा नहीं सकते। बहुत सारे कॉलेजों में ऐसा होता है, प्रधानाचार्य पढ़ाते भी हैं, अपनी क्लासेस भी लेते हैं और साथ साथ प्रधानाचार्य भी हैं, इसीलिए कह रहा हूं। तो द प्रिंसिपल एंड टीचर, जो प्रिंसिपल है वही टीचर है। तो जो व्यक्ति प्रिंसिपल है और वही व्यक्ति टीचर है, तो पोस्ट अलग हुई लेकिन आदमी तो एक ही हुआ। तो सर आदमी एक हुआ तो सेंस कैसा है? सिंगुलर। तो उसके साथ वर्ब कैसे यूज हो जाएगा? क्या होगा? वाज हो जाएगा, वाज गोइंग टू विलेज। कितने लोगों को बात समझ में आई? और नेक्स्ट है द प्रिंसिपल एंड द टीचर, यानी जो व्यक्ति प्रिंसिपल है वो टीचर नहीं है।
टीचर अलग हैं, प्रिंसिपल अलग हैं। इस स्थिति में दो व्यक्ति बिल्कुल अलग अलग हैं। अब ये सेंस कैसा देंगे? प्लूरल का, और प्लूरल के साथ हमेशा कैसी वर्ब यूज होगी? प्लूरल यूज होगी। तो वास कैसे हो जाएगा? सर्वर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आई अच्छे से? ठीक है, तो क्या रूल आपको अच्छे से समझ में आए? कोई दिक्कत तो नहीं है कि जब दो नाउन्स एंड का यूज करके सेंस कैसा दे रहे हो? प्लूरल दे रहे हो, तो उनके साथ हमेशा प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाता है। लेकिन जब दो नाउन्स एक दा से शुरू हुए हों तो उनको सेंस कैसा दिया जाता है? सिंगुलर का, और उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जबकि डबल बार आर्टिकल दा का प्रयोग अलग अलग पोस्टों के साथ यदि होता है तो हम उसे प्लूरल मानते हैं और उसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। सारे जो रूल्स चल रहे थे सिंटैक्स की सीरीज में वो हो रहे हैं, और आज स्क्रीन पर लिखे हुए इन सारे रूल्स को हमको पढ़ना है, जो जितने भी इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन पेपर्स आते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उनको खूब अच्छे तरीके से पूछा जाता है। अब देखिए सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर कि लिखा हुआ रूल। अब देखिए कभी भी आपको कोई न्यूमेरल वैल्यू मिले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। कोई न्यूमेरल वैल्यू मिले, किसी प्रकार की कोई संख्या मिले, ठीक है, उसके आगे उसकी कोई इकाई दी हो, यूनिट दी हो, जैसे कि मान लीजिए 2 लीटर पानी, तो ये 2 जो है वो न्यूमेरल वैल्यू है, ठीक है, अंकीय संख्या है। कहने अंकीय फॉर्मेशन है, इसलिए हम कह रहे हैं कि न्यूमेरल वैल्यू के हिसाब से, उसकी मात्रा के हिसाब से एक गिनती दी गई है, और गिनती के बाद उसकी इकाई दे दी, लीटर दे दिया, मीटर दे दिया, कुछ भी, ठीक है। तो एक न्यूमेरल वैल्यू के बाद उसकी अगर कोई यूनिट या इकाई दी गई है, जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या हो गया? ये हो गया न्यूमेरल वैल्यू। और यूनिट में जैसे इंच है, लीटर है, ईयर है, मंथ है, ये सब यूनिट हो गए। जैसे 1 साल, तो 1 हो गई गिनती जो कि न्यूमेरल वैल्यू है, और साल हो गया हमारा यूनिट। जैसे 3 इंच, और 3 हो गया हमारा न्यूमेरल वैल्यू, और इंच हो गई हमारी यूनिट। समझ में आ रहा है? अब ध्यान सुनना। तो जैसे ये सारी चीज़ें दी हों तो इनको 2 कंडीशन होती है। अगर आपको सेंटेंस पढ़ने में ऐसा लगे कि ये जो यूनिट है और न्यूमेरल वैल्यू है, इनको मिलाकर प्लस करके ऐड करके ऐसा सेंस आ रहा है कि कंबाइंड सेंस मिल रहा है, मतलब ये एक साथ बोला जा रहा है किसी एक चीज के लिए, अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक साथ एक चीज के लिए ही बोला जा रहा है। जैसे हम कहें कि वो 4 इंच की वस्तु है, ठीक है, या 10 मीटर की वस्तु है, तो 10 मीटर की वस्तु एक है, उसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर। इस तरीके से आपने न्यूमेरल वैल्यू और यूनिट एक साथ कर दी कंबाइंड। तो जिस प्रकार ऐसे कंबाइंड सेंस मिले तो हम क्या करेंगे आकाश भैया कि इसको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करेंगे। और जब ऐसा कभी लगे कि नहीं न्यूमेरल वैल्यू अलग है, यूनिट अलग है, तब हम उसको कैसे यूज करेंगे? डिवाइडेड सेंस में, डिस्ट्रीब्यूटेड सेंस में है, बटी हुई चीज कुछ पता चल रही है तो उसको हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करेंगे। एग्जांपल आपके सामने है, 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर, इज या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए अगर ये दोनों चीजें अलग होती तो सीधी बात है कि आ नहीं आता, और कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी है। 10 किलोमीटर का जो सेंस है इसमें 10 एक न्यूमेरल वैल्यू है, और उसके साथ यूज किया जाने वाला यूनिट कौन सी है? किलोमीटर। जैसे अभी हमने बताया ना, इंच, लीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, तो यूनिट के हिसाब से कुछ भी आ सकता है। तो ये 10 किलोमीटर, लोग कहते हैं भैया हमारा गांव है 10 किलोमीटर दूरी, भैया लंबा रास्ता है, बहुत ज़्यादा दूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि 10 किलोमीटर को न्यूमेरल वैल्यू प्लस यूनिट एक साथ मिलाकर एक ही सेंस में यूज किया जा रहा है। न्यूमेरल वैल्यू 10 और किलोमीटर यूनिट ये अलग अलग ना होकर कंबाइंड है, और इस हिसाब से जब ये कंबाइंड आएंगी तो इसके हिसाब से हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। इसीलिए इसमें इज सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट वाली 3 इयर्स, अब 3 साल। 3 साल हैं जरूर प्लूरल, आपको लग रहे होंगे, लेकिन देखो इनका सेंस पहले पकड़ो। लिखा हुआ ड्यूरेशन, यानी 3 साल की जो अवधि है, जो टाइमलाइन है आपके पास, हैज या हैव बीन क्वाइट अनएक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। कहने का मतलब है कि जो अनएक्सपेक्टेड, ऐसी आशा नहीं थी लेकिन ये लंबी ड्यूरेशन है, अवधि है। अब यहाँ पर देखो है जरूर, कुछ बच्चे सोचेंगे सर 1 साल तो दिया नहीं है, 1 साल अगर अंकित भैया देते तो क्या हो जाता कि सिंगुलर मानते इसे, लेकिन नहीं, 3 सालों को एक साथ एक ड्यूरेशन बना दिया है। तुम्हें ये काम करने में 3 साल लग जाएंगे, तो 3 साल का मतलब यहाँ पर लग जरूर रहा होगा
कि ये 3 साल के अलग अलग समय हैं, लेकिन नहीं, इनका यूज़ कंबाइंड के तरीके से है, कंबाइंड सेंस में है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हैज़ और इसको हम हटा देंगे हैव को। तो इनकरेक्ट हमारा सिंटैक्स एरर हो जाएगा हैव और करेक्ट हो जाएगा हैज़। तो 3 years ड्यूरेशन हैज़ बीन क्वाइट अनएक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। ऐसे ही 6 मंथ, अब देखिए लग रहा होगा 6 महीने, 6 महीने है, हैज़ या हैव अ नंबर। अब देखिए सीधी अ नंबर, सबसे बड़ी डिलीट, सबसे बड़ा हिंट, सबसे बड़ा क्लू, यही तो है सबूत, एक तरीके से अ लगा हुआ है, यानी इस पूरे 6 महीने को एक यूनिट माना गया है। और अगर ये कंबाइंड सेंस दे रही हैं तो सीधी सी बात है, हॉलीडेज इन द स्कूल, 6 महीनों की छुट्टियां स्कूलों में हो गई। अब बताइए हैज़ और हैव इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा हैज़ और इनकरेक्ट हो जाएगा हैव। इस तरीके से आपसे ये सिंटैक्स की एरर पूछी जाएगी। तो क्या आप लोगों को ये रूल क्लियर हुआ? अब हम आगे चलते हैं। अगला रूल कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि अगर कभी कोई फ्रेज दिया हो, फ्रेज क्या होता है, देखिए एक सेंटेंस को जब हम इनकम्प्लीट सेंस में छोटे से शब्दों के समूह में रख देते हैं, जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह विद इनकम्प्लीट सेंस, जिसका कोई पूर्ण अर्थ ना हो, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन द रोड। इस तरीके से अगर 3-4 शब्द हैं, जैसे ऑन का मतलब है अपना, द का अपना मतलब है, रोड का अपना मतलब है, लेकिन अगर हम आपसे कहें भैया ऑन द रोड, सड़क पर, तो आप यही तो पूछेंगे सर सड़क पे क्या? इन द इवनिंग, शाम में, तो सर शाम में क्या? सही, कुछ तो बताओ हमें। यानी सेंटेंस तो है, इनकम्प्लीट सेंस है। रवि प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग, अब ये कंप्लीट सेंस हो गया कि रवि जो है वो फुटबॉल खेलता है, शाम में खेलता है। अब पूरा सेंटेंस है, हाँ सर अब समझ में आया। आप केवल इन द इवनिंग बोलोगे तो कहाँ समझ में आएगा, ऑन द रोड बोलोगे तो कहाँ समझ में आएगा। ठीक है, द कार रन्स ऑन द रोड, गाड़ी दौड़ती है, किस पर दौड़ती है? सड़क पर दौड़ती है। सही, अब हमें सेंस समझ में आया। तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज अभी आपने इंटर की किताब में पढ़े भी, इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं। तो फ्रेज मतलब छोटा सा कोई शब्दों का समूह है, उसका कोई पूरा सेंस नहीं है, इनकम्प्लीट सेंस है, तो हम उसको क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर फ्रेज दिए गए, आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए, कभी भी अगर आपको फ्रेज मिल जाए, अगर केवल अकेला सिंगल फ्रेज मिले, मतलब जैसे ऑन द नाइट, सॉरी इन द नाइट, ऑन द रोड, ऑन द प्लेटफॉर्म, ऐसे लिखा हुआ है कुछ, अगर सिंगल मिल जाए तो हमेशा उसको हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा फ्रेजेस हैं, जैसे अभी हम एग्जाम्पल में आपको दिखाएंगे, एक से ज़्यादा फ्रेजेस हैं या मोर देन वन, एक से अधिक भी हैं, डबल हैं, 2 हैं, या एक से कई ज़्यादा हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जो भी है, तब हम इसको सेंस यूज़ करेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ। अच्छे से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेज तो आप जान गए क्या होता है। इसका एक उदाहरण है इन द इवनिंग और दूसरा उदाहरण है ऑन द प्लेग्राउंड। सर मैदान में, मैदान पर, तो मैदान पर क्या, कुछ बताना पड़ेगा ना। आप जब भी इनकम्प्लीट सेंस के वाक्यों को पढ़ते हैं तो एक अंदर से क्वेश्चन निकलता है, सर क्या, व्हाट। हाँ, इस तरीके से इनकम्प्लीट सेंस दे रहे हो तो वो फ्रेज कहलाते हैं। अब देखिएगा हम क्या यूज करेंगे। सर अगर सिंगल फ्रेज है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और डबल है या उससे ज्यादा है तो, अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके लिए फ्रेज दिए हुए हैं। वॉकिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, ठीक, यानी प्लेटफॉर्म पर चलने में, एंड वॉकिंग ऑन अ रोड, और सड़क पर चलने में आर या इज डिफरेंट, अंतर होता है। अब देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है कि ऑन अ प्लेटफॉर्म, ऑन अ रोड, एक से ज्यादा तरीके से फ्रेज आ रहे हैं। किसका यूज करेंगे? प्लूरल का, इज गलत हो जाएगा। तो हमारा इनकरेक्ट हो गया इज और करेक्ट हो गया आर। बात समझ में आई? अब नीचे एक और उदाहरण ताकि आप समझ सकें। टोल्ड इन द नॉवल, उपन्यास में जो कहा बताया गया, एंड आउट ऑफ द बुक, और किताब के बाहर का। आर या इज नॉट बैड, बुरा नहीं है, खराब नहीं है। अब देखिए, आउट ऑफ द बुक, इन द नॉवेल, इस तरीके से अलग अलग आपको फ्रेज दे दिए गए। और जब ये एक से अधिक हैं तो हमेशा याद रखिएगा इज हटा देंगे और आर का यूज कर देंगे, आर नॉट बैड। कितने लोगों को बात समझ में आई? सिंगल होता, सर रवि प्लेज ऑन द प्लेग्राउंड, सीधी बात है। रवि के साथ प्लेज इसीलिए आया क्योंकि रवि तो है ही सिंगुलर,
उसके साथ भी एस का यूज़ करेंगे क्योंकि वो दिखाएगा उसको, और चूंकि ऑन द प्लेग्राउंड अकेला है इसलिए वो सिंगुलर में तो यूज़ ही होगा। ये चीज़ है। कितने लोगों को बात समझ में आई? क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। हमारा अगला जो रूल है वो कहता है कि आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि लिखा हो जोड़ी में, अ पेयर ऑफ, समूह में, अ ग्रुप ऑफ, अ टुकड़े में तो अ पीस ऑफ। इस तरीके से आपको छोटे छोटे फ्रेज दे दिए गए हों, शब्दों के समूह दे दिए गए हों, और उनके साथ प्लूरल नाउन का अगर यूज़ कर दिया गया हो। पी नाउन का मतलब यहाँ पर प्लूरल नाउन का है, जैसे बॉयज़ है, गर्ल्स है, स्टूडेंट्स है, क्लासेज हैं। इस तरीके से अगर प्लूरल नाउन का यूज़ कर दिया गया हो तो अगर ध्यान रखिएगा, अगर इन लोगों के साथ प्लूरल नाउन लगा देंगे तो उसके साथ हमेशा हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अ पेयर ऑफ स्टूडेंट्स, तब भी इसके साथ इज आएगा क्योंकि यूज़ करेंगे हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का। ये रूल ध्यान रखिएगा, ठीक है? देखने में लग सकते हैं क्योंकि सीधी बात है, नियम ही कहता है कि अगर इनके साथ प्लूरल नाउन लगी हो तो इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ना लगाकर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब देखते हैं उदाहरण। अ पेयर ऑफ शूज, हमेशा रखिए जूते जोड़ी में ही होते हैं, ठीक है? अगर मैं कहूं कि ये दो जूते हैं, इस तरीके से दो जूते हैं, तो ये जो जूता है वो कभी भी अकेला नहीं हो सकता। हालांकि इनके नंबर्स तो प्लूरल हैं, सर एक ये है एक ये है, तो ये प्लूरल हैं, लेकिन ये माने सिंगुलर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिना जोड़ी जूता हो ही नहीं सकता, बिना जोड़ी मोजा हो ही नहीं सकता। सही कह रहे कि नहीं? इस तरीके से है। हालांकि इनकी संख्याएं अलग अलग हैं लेकिन इन्हें माना अ पेयर ऑफ शूज हैज या हैव बॉट, हैज सिंगुलर माना जाएगा तो हैज लगा देंगे और हैव गलत हो जाएगा। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, हैज और हैव। क्लियर है? अब आगे देखो। अ यूनिट ऑफ ग्लास, अब ग्लासेस कर दीजिए, सॉरी ग्लासेस। अ यूनिट ऑफ ग्लासेस इज या आर इन द रूम, तो सीधी सी बात है इज का यूज कर देंगे, आर हमारा गलत हो जाएगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है अच्छे से? इस तरीके से हम क्लास अपनी आगे बढ़ाते हैं। ये रूल आपको समझ में आ गया, ये भी आ गया, आशा करते हैं ये भी आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस वाले रूल पर। देखिए ध्यान से, यहाँ पर रूल कह रहा है कि अगर आपको नथिंग के साथ बट मिल जाए, नथिंग माने कुछ नहीं, और इसके साथ अगर आपको प्रेपोजिशन मिल जाए, इसका नाम है बट है। कई पर इसका यूज वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है, तो कंजंक्शन के रूप में भी इसको हम देख लेते हैं। लेकिन अगर नथिंग के साथ बट लगी हुई है तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, नथिंग के साथ बट लगी हुई है तो इसका मतलब होता है डैश ही डैश। अब ये क्या हुआ सर? दरअसल यहां पर ध्यान दीजिए, डैश बीच में लगाएंगे ही डैश। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि उस जगह पर पानी ही पानी था, तो दरअसल मतलब होगा कि पानी ही और फिर पानी, इस तरीके से पानी ही पानी था। तब हम इसके लिए जब आप स्टोरी वगैरह बनाएंगे तो कभी ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे कि उस फैक्ट्री में आग लगी और वहां आग ही आग थी, तो क्या करते हैं हम लोग आग ही आग के लिए नथिंग बट, इसके बाद आप वो शब्द लगा देते हैं जैसे आग, आग के लिए फायर, बस और बन जाता है। कीचड़ ही कीचड़ था, नथिंग बट मड। पानी ही पानी था, नथिंग बट वाटर। आग ही आग थी, फायर। बात समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से काम हो जाता है। सही है? तो बस यही उनका कहना है कि अगर हमें नथिंग बट के बाद, अब समझ गए इसका यूज क्या है, ठीक? तो अगर हमें सिंगुलर नाउन मिल जाए, ठीक, या प्लूरल मिल जाए, तब भी हमेशा इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया जाता है। ये वो बताना चाहते हैं। आगे देखिए, नथिंग बट फैक्ट्रीज, मतलब फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां थी। वॉज या वर देयर इन हिज टाउन, उसके कस्बे में। सीधी सी बात है, फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां थी। बेटा देखने में लग सकता है कि ये प्लूरल है, बहुत सारी फैक्ट्रियों की सर बात हो रही है, सीधे मार के चले आएंगे बच्चे वर, गलत हो जाएगा। नथिंग बट के साथ अगर कोई प्लूरल नाउन है और सिंगुलर नाउन है तब भी उसे ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ ही यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, वाज सही हो जाएगा, वर गलत हो जाएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट आगे, नथिंग बट वाटर, पानी ही पानी था। हैज या हैव बीन द पार्ट ऑफ दैट एरिया, उस क्षेत्र में। अब देखिए ध्यान से, क्या हुआ? हैज लगा देंगे, हैज बीन और हैव गलत हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं।
नथिंग बट 400 स्टूडेंट्स, 400 स्टूडेंट ही स्टूडेंट थे। अब इस तरीके से बोला जा रहा है सेंस में, इज या आर देयर इन द स्कूल, उस विद्यालय में तो लिखा हुआ है, सीधी सी बात है इज लगा देंगे और आर गलत हो जाएगा। ये क्लियर हम कर देंगे अपने रूल्स के द्वारा। सबको समझ में आया? हाँ या नहीं? ठीक है, आगे देखो, ये वाला रूल भी आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट रूल पर आज की क्लास के। देखिए ध्यान से, सपोजिशनल कंडीशन है, जैसे हमने कई बार आप लोगों को स्टोरी में ही बताया, जब हम पिछली क्लासेस ले रहे थे तो हमने आपको बताया था कि कभी ऐसा कंडीशन आ जाए, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल होता, आई विश आई वर द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, काश मैं गवर्नर होता, आई विश आई वर द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। इस तरीके से तो जब भी ऐसा सपोजिशनल सेंटेंस आ जाए, काश, मान लीजिए, लोग ऐसे करके सोचते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन आ जाए, कल्पना आ जाए कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, होता नहीं है। जब कोई चीज होती नहीं है तभी दरअसल आप उसकी कल्पना करते हैं, हो जाए तो फिर क्या कल्पना करें। आगे देखें, तो ऐसी सपोजिशनल यानी मान लेने वाली अगर कंडीशन हो, स्थिति हो, हाइपोथेटिकल कल्पना कर लेने वाली स्थिति हो, तो क्या करते हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, यानी चाहे ही दिया हो चाहे आई दिया हो, कुछ भी दिया हो, चाहे शी दिया हो चाहे दे दिया हो, चाहे यू दिया हो चाहे वी दिया हो, कुछ भी दिया हो, काश वाली सेंटेंस है तो उसके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, वर का। ये तो हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, तो आप पहले से जानते हैं, और सिंटैक्स के रूल में ये आज आप देख भी रहे हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब भी, प्लूरल हो तब भी वर ही लगाते हैं, और कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वर लगाएंगे, और कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज किया ही नहीं जाता। ठीक, अब देखिए, आई विश, और एक चीज और होती है, अगर ये इस तरीके से मानते हैं तो ठीक है, वरना कहीं कहीं पर आई वुड रादर लिखा होता है। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप बस इतना ध्यान रखें कि आपको वर का यूज करना है, बस बात खत्म। तो देखो ध्यान से, आई विश आई वर अ पायलट, काश मैं क्या होता, पायलट होता, कल्पना कर लीजिए। आई विश शी अ प्रिंसिपल, आई विश मैं चाहता कि वो प्रिंसिपल होती, तो होती ये कल्पना है, शी वर अ प्रिंसिपल। हाँ, कल्पना या हाइपोथेटिकल कंडीशन, क्लियर है? अब देखो, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह पे होता, लोग कहते हैं ना, अगर यार ये काम तुमने कैसे कर दिया, अगर हम तुम्हारी जगह पे होते तो कर लेते, तुमने इतना काम नहीं कर पाया, ऐसे लोग कहते हैं ना कंडीशन में। तो बस वही चीज है, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, इस तरीके से कहा जा रहा है, अगर हम तुम्हारी जगह पर होते, ऐसे कहने का मतलब ये है, आई वुड डू इट, तो मैं इसे कर लेता। कितने लोगों को बात समझ में आई? क्लियर है? तो कोई भी रूल ऐसा है जो नहीं समझ में आया हो, इस तरीके से आज की क्लास जो है वो रूल्स के नियमों पर रूल्स में चल रही है, सिंटैक्स में चल रही है। आने वाली शायद एक क्लास और लगेगी, ज़्यादा ज़्यादा 1-2 क्लास और लगेंगी, और आपका ये सिंटैक्स का जो रूल है वो, इसकी जो सीरीज़ है वो समाप्त हो जाएगी। बहुत सारे रूल्स हैं सिंटैक्स में, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल हैं वो आपको बता दिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा में, एग्जामिनेशन पेपर में या आने वाले समय में पूछे जाएंगे। इनके प्रैक्टिस करते रहिए, और दूसरी चीज़ है कि इनके नियमों के लिए एक अच्छी सी कॉपी बना लीजिए, जिस पर आप नियम देखें और तुरंत उस चीज़ को याद कर लें। इससे आपकी रिहर्सल होती रहेगी, प्रैक्टिस होती रहेगी, और जब भी समय मिलेगा तो आप जब एक्सरसाइज बनाने बैठेंगे या अपने सामने प्रश्न पत्र में क्वेश्चन देखेंगे तो तुरंत वो रूल आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 1-2 क्लासेस और बची हैं, फिर मिलेंगे। तब तक अपना, अपने घर वालों का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।